नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली समेत यूपी के कई शहरों में लगी पूर्णबंदी की, बंगाल चुनाव में ममता के बड़े ऐलान की, जानेंगे कि बुद्धिजीवी कैसे बढ़ाएंगे बीजेपी की परेशानी और आम जनता के लिए किसानों ने उठाया क्या कदम। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी से बेजार हुए शेयर बाजार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा, पिछले साल के लॉकडाउन से नहीं लिया कोई सबक। ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति में कमी के पहलू पर केंद्र से तत्काल आधार पर विचार करने का दिया निर्देश। महामारी को लेकर पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के डॉक्टरों के साथ बैठक। महामारी से निपटने के लिए पीएम ने डॉक्टरों के साथ की चर्चा, साथ ही दिए कई अहम निर्देश। चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा। वर्ष 2019-20 में पार्टी को योगदान संबंधी रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए के चंदे की घोषणा की। बॉम्बे हाईकोर्ट का उद्धव सरकार को आदेश, रात 8 बजे तक 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन नागपुर पहुंचाएं। नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को दिया आदेश। और सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन फ्यूचर मामले में जारी कार्रवाई को स्थगित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख की तय। मामले में सभी दलीलें लिखित रूप में पूरी करने का निर्देश दिया। अमेजॉन और फ्यूचर समूह के बीच चल रहा है कानूनी विवाद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में महामारी की बेकाबू रफ्तार जारी है। महामारी की स्थिति को देखते हुए जहां आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्णबंदी लगाने का फैसला लिया है, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में भी पूर्णबंदी लगाने का आदेश दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में महामारी विकराल रूप धारण किए हुए है। हर तरफ हाहाकार है। अस्पताल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की भारी कमी है। अब इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में ये फैसला हुआ है। दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी महामारी के कारण खराब होते हालात को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 26 अप्रैल तक वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट की तरफ से दिया गया ये आदेश आज रात से लागू होगा, जबकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पूर्णबंदी का फैसला किया है। इस दौरान दिल्ली में बेवजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर आ पाएंगे। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे। अस्पताल जाने वाले, मेडिकल स्टोर जाने वाले, वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलेगी। पहले से तय शादी में केवल 50 लोगों के आने की अनुमति होगी। देश में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने रैलियों को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। देश में महामारी बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। पिछले 2 दिनों से देश में 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। महामारी के हाहाकार के बीच बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बंगाल में महामारी के बढ़ते आंकड़ों को देखकर ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी सभाओं में बड़े फेरबदल किए हैं। सीएम ममता ने अपना चुनाव अभियान छोटा करने का फैसला किया है। ममता अब कोलकाता में कोई भी रैली नहीं करेंगी। 26 अप्रैल को सिर्फ सांकेतिक सभा करेंगी। वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार के लिए उनकी जितनी भी सभाएं होनी है वो सिर्फ 30 मिनट की होंगी। टीएमसी सुप्रीमो ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य को अधिक वैक्सीन देने की मांग की है। सोमवार को ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि भारत में महामारी के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच बंगाल सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और अतिरिक्त वैक्सीन मांगी है। मैंने सभी अधिकारियों से महामारी संकट से निपटने के लिए सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन राहुल गांधी ने अपनी सभी आगामी रैलियों को रद्द किया, जिसके बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अपनी रैलियों में बदलाव किया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में भी कटौती हुई है। 22 अप्रैल को मालदा और मुर्शिदाबाद और 24 अप्रैल को भवानीपुर और बीरभूम में होने वाली रैलियां अब 23 अप्रैल को होंगी। ये चारों रैलियां एक ही दिन 23 अप्रैल को होंगी। बताया जा रहा है कि ये पीएम मोदी की बंगाल में आखिरी रैली होगी, जिसमें अन्य चरणों में मतदान वाली जगहों को कवर किया जाएगा।
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 8,419 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 6,59,927 हो गई है। अब ममता बनर्जी ने तो कोलकाता में रैली न करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से बीजेपी का परेशान होना तय है। वैसे अभी तो बीजेपी बुद्धिजीवियों को लेकर परेशान है, क्योंकि चुनाव में वो उन्हें अपनी तरफ नहीं कर पाई है। इसीलिए अब नेता उनके खिलाफ बेतुके बयान दे रहे हैं, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 50 सालों में दो अहम मोड़ आए हैं। पहला 1977 में जब वाम मोर्चा की सरकार बनी और दूसरा 2011 में जब तृणमूल की सरकार आई। दोनों बदलावों में खास बात ये थी कि प्रदेश के लेखक, अभिनेता, गायक और कलाकार जैसे बुद्धिजीवी परिवर्तन के साथ थे। 2021 में जब एक और परिवर्तन की बात की जा रही है, तब इन बुद्धिजीवियों की भूमिका अलग है। साहित्य, थिएटर, कला और संगीत जगत की ज्यादातर बड़ी हस्तियां परिवर्तन की बात कहने वाली बीजेपी के खिलाफ हैं। शायद यही वजह है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बुद्धिजीवियों के बारे में लगातार ओछी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये समाज पर बोझ हैं। अभिनेताओं और गायकों को अभिनय और डांस पर फोकस करना चाहिए, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब पंचायत चुनाव में वोट लूटे जा रहे थे और पूरे प्रदेश से हमारे समर्थकों को टीएमसी के नेता निशाना बना रहे थे, तब ये बुद्धिजीवी कहाँ थे? लोगों को क्यों उनकी बातें सुननी चाहिए? दिलीप घोष के बयान से साफ है कि वो बुद्धिजीवियों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। दरअसल बंगाल की ज्यादातर सांस्कृतिक हस्तियां तर्कवादी सोच वाली हैं। वो मिथकीय और धार्मिक विचारधारा के खिलाफ हैं, जबकि संघ और बीजेपी इसी विचारधारा को बढ़ावा देती है। यही वजह है कि बीजेपी सिविल सोसाइटी के बड़े नामों को अपने साथ नहीं जोड़ सकी और इसीलिए अब बीजेपी उन्हें घेरने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन ये बिगड़े बोल चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। बंगाल चुनाव के बीच दिलीप घोष ने बुद्धिजीवियों को लेकर जो बयान दिया है, उससे बीजेपी की चौतरफा घेराबंदी हो सकती है। वैसे भी अभी तो महामारी को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। राज्य सरकारों से लेकर आम जनता तक उससे मदद मांग रही है। वहीं शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी सरकार से बड़ी मांग कर डाली। देश में एक बार फिर वो वक्त लौट आया जिसने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। हर किसी के मन में दहशत पैदा कर दी है कि कहीं महामारी अपनी चपेट में न ले ले। इसीलिए विपक्षी दल मोदी सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। शिवसेना ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की है। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके कहा कि देश में स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से अभूतपूर्व और युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पूरे देश में कंफ्यूजन और टेंशन की स्थिति बनी हुई है। लोगों को बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। वैक्सीनेशन की स्पीड भी थम सी गई है। चारों ओर अफरा तफरी की स्थिति है। ऐसे में हालात पर चर्चा करने के लिए सरकार को संसद का 2 दिवसीय स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। अब संजय राउत ने तो सरकार से मांग कर दी है, लेकिन लगता नहीं कि पीएम मोदी कोई कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक बंगाल चुनाव प्रचार रोकने को लेकर भी विचार नहीं किया है। जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर सीएम ममता तक अपनी रैलियां रद्द करने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी है कि कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार के लिए देश से ज्यादा चुनाव जरूरी है? क्या सरकार को जनता की नहीं बल्कि चुनाव की फिक्र है? अब शिवसेना ने तो मोदी सरकार से महामारी को लेकर बड़ी मांग कर दी है। अब देखना होगा कि वो विपक्ष की मांग को पूरा करके जनता को राहत देती है या नहीं। अब भले ही सरकार कुछ कदम उठाए या ना उठाए, लेकिन अन्नदाता तो जरूर आम जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वो संक्रमण को लेकर सरकार से लोगों को मदद देने की अपील भी कर रहे हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से जारी रिंगटोन तो आप सभी ने सुनी होगी, जिसमें कहा जाता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इसी तर्ज पर अब किसानों ने सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की है, जिसमें किसानों ने कहा है कि सरकार को कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए, किसानों से नहीं। इसके साथ ही किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर भी टीकाकरण केंद्र स्थापित करने और वायरस से बचाव के लिए उन्हें जरूरी उपकरण मुहैया कराने और निर्देश देने का अनुरोध किया है। किसानों ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली की सीमाओं से लेकर देश के अन्य हिस्सों में किसानों के विरोध प्रदर्शन तभी समाप्त होंगे जब किसानों की मांगें पूरी की जाएंगी। सरकार को प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि सरकार वास्तव में किसानों तथा मजदूरों और आम जनता के बारे में चिंतित है, तो उसे किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए।
वहीं अगर किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन को 5 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान न देते हुए चुनावी रैलियां करने में व्यस्त है। वहीं किसानों को डर है कि देश में फैल रहे संक्रमण की वजह से सरकार उन्हें दिल्ली की सीमाओं से हटने को मजबूर न कर दे। इसी को देखते हुए किसानों ने अपनी मांगों में ये नई मांग भी जोड़ दी है। इसी बीच खबर है कि गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार देर रात दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले रास्ते को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग को हटा लिया गया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते की 3 लेन को खोला गया है। किसानों के आह्वान के बाद ही पुलिस ने फैसला लिया है। अब चूंकि ये साफ है कि बढ़ती महामारी को देखते हुए किसान आगे आकर सरकार की मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं को कब तक अनदेखा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। किसानों के इस कदम से मोदी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। हर तरफ सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने ऐसा काम कर दिया है जिसकी तारीफ हो रही है। जलवायु परिवर्तन पर डिजिटल सम्मेलन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत की जमकर तारीफ की है। पूरे विश्व के लिए इस समय जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के वैश्विक तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बृहस्पतिवार को जलवायु परिवर्तन पर डिजिटल सम्मेलन बुलाया है। इस बैठक से पहले जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत के कार्यों की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जमकर तारीफ की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत की तरह ही अन्य देशों को इस क्षेत्र से नवाचार करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन पर हमें भारत और चीन दोनों की आवश्यकता है। भारत इस मामले में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक और विविधताओं भरा देश है। उसने हमारे साथ 3 साल पहले ही जलवायु परिवर्तन पर सुधार के लिए सौर ऊर्जा की तरह कदम तेजी से उठाना शुरू कर दिया है। भारत अपने ढांचे में सुधार कर रहा है और उत्सर्जन में कमी ला रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही अमेरिका के जलवायु परिवर्तन के विशेष दूत जॉन कैरी भी इस मुद्दे पर भारत की तारीफ कर चुके हैं। जलवायु परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर भारत का वैश्विक नेतृत्व सामने आया है। भारत ने इसके साथ ही महामारी में पूरे विश्व को वैक्सीन उपलब्ध कराई। भारत आए जॉन कैरी ने कहा कि ये देश पहले से ही सौर ऊर्जा के मामले में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी से बेजार हुए शेयर बाजार की। स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से देश काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। खासकर व्यापार पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। जहां एक तरफ कामकाज ठप है तो वहीं शेयर बाजार भी धड़ाम हो रहा है। आज बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बुरी तरह से धड़ाम हो चुके हैं। महामारी से देश एक बार फिर मुसीबत में घिर गया है। खासकर देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में जमकर कहर टूट रहा है। इसीलिए यहां सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली में 1 हफ्ते तक पूर्णबंदी लागू हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में भी पूर्णबंदी के कयास लगाए जा रहे हैं। इन अटकलों का सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा है, जहां आज हफ्ते के शुरुआती दिन बाजार धड़ाम हुआ है। सेंसेक्स 882.61 अंक यानी 1.81% की गिरावट के साथ 47,949 के लेवल पर बंद हुआ है। इसके अलावा निफ्टी 258.40 अंक यानी 1.77% की गिरावट के साथ 14,359.45 के स्तर पर बंद हुआ है। आज के कारोबार में निफ्टी 1 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स ने 2% और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.25% की कमजोरी दर्ज की। निफ्टी में फार्मा इंडेक्स के अलावा सभी सेक्टर्स पर बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला। निफ्टी में पीएसयू बैंक और रियल्टी इंडेक्स 4 से 4.25% तक कमजोर पड़े। ऑटो मीडिया और निजी बैंक इंडेक्स ने भी 2.5 से 3% तक का गोता लगाया। इससे निवेशकों के 3.45 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इन आंकड़ों से साफ है कि बाजार भी महामारी की वजह से डर गया है, जिसकी वजह से निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।